नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कित्तीय वंदीय मैया एदे लोगोत्तमा जना सिद्धा 24 जनवर तिथियरा में पसीयंतु। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की समस्त संघ की। आज का यह जो कार्य आपकी पांडुलिपि की कार्यशाला के माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है। यह कार्य अतीत की धरोहर को समझने का, उससे परिचित होने का, उसे संवारने का, उसे सुधारने का और उसे सम्मानित तरीके से आगे की पीढ़ी को देने का यह शुभारंभ है। इतने प्रयोजनों को ध्यान में रख करके इस पांडुलिपि की कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। पांडुलिपि की जब बात आती है तो न केवल उन पत्तों की बात आती है जो आपके सामने पत्र के रूप में होते हैं, किंतु उन पत्रों में अंकित जो अक्षर हैं और उन अक्षरों में निहित जो ज्ञान है उसको समझने का नाम पांडुलिपि का ज्ञान कहलाता है। ज्ञान हमेशा जब भी उत्पन्न होता है तो वह आत्मा के अंदर कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है और उस ज्ञान को जब दूसरों तक पहुंचाया जाता है तो उसके लिए हमें वाणी का, भाषा का सहारा लेना होता है। उस भाषा के माध्यम से जो ज्ञान हम दूसरों को देते हैं वह वही होता है जो हमारे अंतर आत्मा में उपस्थित होता है, जो हमारी बुद्धि का विषय बनता है। अगर हमारी बुद्धि में किसी भी पदार्थ की जानकारी नहीं है, अगर हमारी बुद्धि में किसी भी विषय का सम्यक ज्ञान नहीं है, तो हम उस ज्ञान को भाषा के माध्यम से भी दूसरों को नहीं दे पाते। इसलिए भाषा का और ज्ञान का एक संबंध बन जाता है। जो भाषा हमारे पास आती है वह भाषा किसी बुद्धिमान व्यक्ति के, ज्ञानवान व्यक्ति के ज्ञान से निकली हुई भाषा होती है और उस भाषा में जो अर्थ कहा हुआ होता है वह अर्थ को प्रवाहित करने का जो माध्यम है वो भाषा होती है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को कहता है, वचनों को बोलता है, तो उसके वचन उसके ज्ञान से अनुप्राणित होते हैं और उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचने के लिए जो माध्यम बनती है वह भाषा बन जाती है। इसलिए भाषा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान का संबंध भाषा से है। ज्ञान की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है और भाषा व्यक्ति के अंतरंग में छिपे हुए ज्ञान का उद्घाटन करती है। यह भाषा और ज्ञान की उपयोगिता हमें प्राचीन शास्त्रों के पठन पाठन से समृद्ध होती हुई प्राप्त होती है। जब हम प्राचीन पांडुलिपियों को देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं,
तो हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा में छिपे हुए जो तत्व हैं उनको समझने के लिए जागृत होते हैं, और यह कार्य जागृत व्यक्ति ही कर पाते हैं। अधिकतर लोगों के लिए बनी बनाई सामग्री को उपभोग में लाने की भावना रहती है। अधिकतर लोग हर तरह की सुविधाओं को प्राप्त करके कोई भी कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत करके सामग्री जुटा करके और उसका संयोजन करके दूसरों के लिए प्रस्तुत करते हैं। वो लोग बहुत कम होते हैं। जैसे घर में रहने वाली माँ और पिता बच्चे के लिए इसी तरह का कार्य करके बच्चे को पालन पोषण करते हैं और उसे पुष्ट बनाते हैं। पिता का कार्य घर में सामग्रियों को लाने का होता है। सब्जी, अनाज, कोई भी धन धान्य आदि पदार्थ ये सब लाए जाते हैं और मां उनका संयोजन करती है। कितना अन्न कब निकालना है, कितना बनाना है, कौन सा आज हमें सब्जी बनाना है, कितने पदार्थों को किसमें मिलाना है, किस तरह का मसाला बनाना है, और ये संयोजना इस तरह से बन जाए कि घर के लोगों को जब वे दी जाए तो उन्हें एक प्रसन्नता का भाव आए। ये सारी मेहनत कौन करता है? पिता और मां करते हैं, और बच्चे उसका उपभोग करते हैं। और उन बच्चों के लिए भी उपभोग करने के बाद ये पता नहीं रहता कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है। इसी तरह से कोई भी कार्य जब आपके सामने आता है तो उसके पीछे एक मेहनत होती है। जहां मेहनत होती है वहां पर दुविधाएं भी होती हैं, क्योंकि सुविधाओं के साथ कोई मेहनत नहीं होती। मेहनत हमेशा दुविधाओं के साथ होती है। और जब हम दुविधाओं में भी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसका परिणाम अच्छा निकाल करके सामने रखते हैं, तभी आज की पीढ़ी आकर्षित होकर के उसको ग्रहण करती है और उसे अपने भोग्य का विषय बना लेती है। ठीक इसी तरह से जो प्राचीन आचार्यों की ज्ञान की प्रक्रियाएं हैं, विविध विविध विषयों पर उनका जो ज्ञान है, जो पांडुलिपियों के माध्यम से हमारे पास तक है, लेकिन उस ज्ञान को हम उसी तरह से उपयोग में नहीं कर सकते जैसे कि घर में अनाज रखा हो, घर में अग्नि जलाने के साधन भी हों, घर में सब तरह के मिर्च मसाले बनाने के साधन भी हों और मिर्च मसाले भी हों, लेकिन बच्चे को मतलब सिर्फ पकवान से रहता है, व्यंजन से रहता है। उन सबकी संयोजना करना, उसमें से महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी रखते हुए उन्हें बाहर निकालना, जो लिपि है उस लिपि का भी ज्ञान होना, और उस ज्ञान के माध्यम से उसकी भाषा का भी ज्ञान रखते हुए उस भाषा को ज्यों का त्यों निकाल करके उसे अर्थ के साथ प्रस्तुत करना और उसे एक पुस्तक के रूप में, आकर्षक पुस्तक की जिल्द के रूप साथ में, एक उसे अच्छे प्रकाशन के साथ में पढ़ने योग्य सामग्री के रूप में सामने प्रस्तुत करना, ये सब कार्य उसी तरह से कठिन है जैसे एक माता पिता के लिए भोजन बनाने के लिए इतनी सामग्रियों की संयोजना करना कठिन होता है। और जब वह सब कार्य होने के बाद में एक ग्रंथ सामने आ जाता है तो वह बच्चों के लिए जिस तरह से आकर्षण का केंद्र बन जाता है, ऐसे ही वह ज्ञान भी ग्रहण करने के योग्य बच्चों के लिए, यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वह ज्ञान ग्राह्य हो जाता है। सुन रहे हो ना? ये सब इसलिए कहा जा रहा है, जो आप आज करोगे वही कल का भविष्य होगा।
और वही अगली पीढ़ी के लिए काम आने वाली चीजें होंगी। आज की आपकी मेहनत, वह मेहनत उसी तरह से होती है जैसे माता पिता को एक रोटी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुन रहे हो? ऐसे ही एक किताब को संपादित करके उसे एक किताब के रूप में लाने के लिए भी इसी तरह की मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत जिन लोगों ने की है वो जानते हैं, और इस तरह की मेहनत हम भी कर चुके हैं। पांडुलिपि से या प्राचीन लिपि से जिस ग्रंथ को पुस्तक के रूप में नहीं लाया गया, इस तरह के पुस्तकों का भी एक ग्रंथ का संपादन सबसे पहले हमने प्रवचन सार की सरोज भास्कर टीका का संपादन किया, जो प्रति सिर्फ कारंजा की लाइब्रेरी में थी, और वहां से उसको किसी भी तरह से मुझे उसकी उपलब्धि हुई, और उसके बाद में उसको अपनी भाषा में उतारना, लिखना, फिर उसका हिंदी अनुवाद करना और गाथाओं को सही ढंग से समायोजित करके उसको प्रकाशन के योग्य बनाना, ये प्रक्रिया इतनी ही लंबी होती है जैसे घर में एक रोटी बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए पड़ता है। सुनते हो? और जब ग्रंथ हाथ में आ जाता है तो लगता है हाँ, ये भी है, ये भी आचार्यों की कृति है। हम तो समझते थे अभी तक केवल प्रवचन सार पर आचार्य अमृतचंद जी की और आचार्य जयसेन जी की टीका, आचार्य प्रभाचंद्र जी की भी टीका है, सरोज भास्कर टीका। सुन रहे हो? तब आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक उपलब्धि बन जाती है, वह ज्ञान भी भोग्य हो जाता है। यह भी भोग्य विषय है, ज्ञान को भी भोग्य कहा जाता है। जैसे भोजन भोग्य होता है, ऐसे ही ज्ञान भी भोग्य होता है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान की वस्तुएं अच्छी लगती हैं, उन्हें नई नई व्यंजनाएं, नए नए ग्रंथों के माध्यम से, नई नई टीकाओं के माध्यम से, नई नई व्यवस्थाओं के माध्यम से जब उनके सामने ऐसी ज्ञेय वस्तुएं आती हैं तो ज्ञानियों को इसी ज्ञान में रमण करना अच्छा लगता है। तो ये भी एक भूख होती है। इस तरह की भूख पैदा करना भी काम की होती है। इस तरह की भूख सब में नहीं होती, लेकिन उसे कई बार भूख भी उत्पन्न की जाती है। जब लगता है बच्चे को कि इसे रोटी खाने की भूख नहीं है, तो इसे रोटी खाने की भूख भी पैदा कराई जाती है। और वह भूख पैदा करना सबसे बड़ी चीज होती है। सुन रहे हो? जिस प्राकृत विद्या पाठशाला का आप लोग यहां जिक्र कर रहे हैं, रेवाड़ी की यह जो शुरुआत आप जो देख रहे हैं, और ये शुरुआत होने के बाद में इसका विकास क्रम आज इतना हो गया है कि जैसे उदित सूर्य मध्याह्न की यात्रा पर होता है, वैसे ये मध्याह्न की यात्रा पर आया गया सूर्य हो गया है। तो इन लोगों में भी ये भूख शुरू में पैदा की गई। भूख ही बड़ी चीज होती है, बस भूख पैदा हो जाए तो फिर सब काम हो जाते हैं। जिसको भूख लगी होगी वो रोटी ढूंढ लेगा, नहीं बनी मिलेगी तो बनवा लेगा, बनाने वाला बनाएगा नहीं तो भी बार बार कह करके बनवा लेगा। इसलिए इन सब चीजों में मैं न माता को प्रमुख मानता हूं, न पिता को प्रमुख मानता हूं, न बच्चे को प्रमुख मानता हूं। प्रमुखता है उस भूख की, जो भूख अगर माता पिता भी जानते हैं और वह भूख अगर बच्चे में भी है तो ये सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान की पिपासा। क्या बोलते हैं? हाँ, यह ज्ञान की पिपासा होना ये एक अपने आप में बड़ी चीज होती है। जिन लोगों में इस तरह की पिपासा होती है वह अथक प्रयास करते हैं। अथक प्रयास का मतलब क्या होता है? अथक
परिश्रम, अथक प्रयास। अथक माने जानते हो? अच्छा, इसका मतलब है आप प्राकृत भी जानते हो और आप बोली भाषा का अर्थ भी जानते हो। थके बिना परिश्रम करो। ये थके बिना जो परिश्रम होता है, भाई परिश्रम करेंगे तो थकेंगे नहीं, परिश्रम करते हुए भी थकेंगे नहीं। ये जो अथक प्रयास कहलाता है, ये प्रयास इसी तरह की भूख से होता है, इसी तरह की पिपासा से होता है। तो जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की भूख आ जाती है तो कार्य अपने आप होते हैं। वह भूख किसी प्रोफेसर में भी हो सकती है, वह भूख किसी एक सामान्य गृहस्थ में भी हो सकती है, वह भूख किसी मुनि राज के अंदर भी हो सकती है। जब तक वो भीतर से भूख पिपासा नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। सुन रहे हो? तो जितने भी कार्य आज तक जो भी लोग करते आए, जो भी लोग जिनके भी आशीर्वाद से करते आए, और जिनके सन्निधि में जिन लोगों ने जो कुछ भी कार्य करने की अपनी भूमिका बनाई, उस भूमिका में सबसे बड़ी चीज है उनके अंदर की भूख। सुन रहे हो? सब कुछ आपको बाहर से दिया जा सकता है, भूख आपको अपने अंदर स्वयं अपने इंटरेस्ट से क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये भूख वो चीज होती है जो हमें दूर दूर से भी कहीं पर भी ला करके खड़ा कर देती है। आज हमें अगर प्रसन्नता है तो इस बात की है कि आज अनेक लोगों के अंदर इस तरह की भूख पैदा हो गई कि वो लोग भी प्राकृत के इस बढ़ते हुए कार्य को देख करके अपने आप में ये भावना ले करके आ गए हैं कि हां, प्राकृत के विकास में हम भी आगे हैं, प्राकृत के विकास में हम भी आगे हैं, प्राकृत के विकास में हम भी आगे हैं। ये भूख भी कब आती है? जब सामने कोई हिष्ट पुष्ट होता हुआ बालक दिखाई देता है तो एक कमजोर बालक उसको देख करके सोचता है, भाई ये मोटा ताजा क्यों है? समझ में आ रहा है? तो भाई इसके अंदर भूख है, ये खाता है, पचाता है, इसलिए इसका स्वास्थ्य है। तो दुर्बल व्यक्ति भी उसमें जुड़ने का प्रयास करता है, भाई ये भूख हम भी लाएं। तो आज अनेक लोग इस प्राकृत के विकास में आगे आए, उनके अंदर भी एक भूख जागृत हुई, उनने भी कुछ ना कुछ अपने तरीके से प्राकृत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि एक व्यक्ति के लिए अगर पोषण मिलता है तो उसके आसपास रहने वाले अनेक व्यक्ति भी उसको देख करके पोषित होने की भावना करने लग जाते हैं। ये सबके पोषण के लिए अच्छी बात है और ये होना चाहिए। इस तरह का ये पोषण करते करते, जब की बात बता रहा हूं, जब कहां से शुरुआत करूं, क्या कहूं आपसे, ये भूख पैदा करना बड़ा कठिन काम था। इसको पैदा करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाते थे, बुलाते थे, 4-4 लोगों को अपने पास बिठा करके उन्हें शिक्षा देते थे और फिर कहते थे अब मैं कितनी दूर कितने दिन तक किसी स्थान पर रुकूंगा। जब जाना होता था तो कहते थे भाई इसको आगे पढ़ाते रहना। सुन रहे हो? लेकिन मैं देखता था मेरे जाने के बाद बोर्ड रह जाते थे लगे हुए, लोग आना बंद कर देते थे। तो मैं सोचता था ये क्या हो रहा है। भूख थोड़ी देर उत्पन्न होती थी, जब तक हम उस स्थान पर रहते हैं तब तक लोग पढ़ने आते हैं, फिर जाने के बाद में कौन पढ़ाने वाला, कौन पढ़ने वाला। इस तरह से भूख पैदा करने के लिए जो हमारे अंदर एक भूख थी, और उस भूख पैदा करने में अनेक लोगों के प्रयास करने के बाद हम असफल रहे। सुन रहे हो? आप कई स्थानों पर जाओगे, इधर कहीं भिंडर की साइड, उदयपुर की साइड आपको बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे आज भी। लेकिन ये बेटी वहां से आई उदयपुर से, इससे पूछना कि जब मैं उधर की तरफ था
तो कैसे पढ़ाता था, कितना प्रयास जगह जगह गांव गांव में जाकर के भी वहां पर पाठशाला खुलाने का करता था, लेकिन उन सबका कोई भी एक जो प्रतिफलन आना चाहिए था, जिसकी मैं अपेक्षा करता था, वो नहीं दिखाई देता था। सुन रहे हो? तो लगता यह था कि प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन उसका प्रतिफल सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस प्रयास को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने की जरूरत है, यह विचार भी आता था। और उसी के तहत जब यह सामने आया कि इस तरह की जो ऑफलाइन पाठशालाएं हैं जिन्हें हम चलाना चाहते हैं, ये तो सक्सेस नहीं हो रही हैं। आजकल लोग तो मोबाइलों पे झूम रहे हैं, समझ आया? लोग व्हाट्सएपों पर लगे रहते हैं। तब इस बात पर दिमाग गया कि अगर लोग मोबाइलों पर हैं तो मोबाइल के माध्यम से ही उन इंटरेस्ट को उनके अंदर पहुंचाया जाए जो हम पहुंचाना चाहते हैं। तब ये मोबाइल से ऑनलाइन पाठशाला की व्यवस्था तब ये शुरू की गई, और ये व्यवस्था जब सुचारू रूप से चलने लगी तब जाकर के ऑफलाइन पाठशाला की व्यवस्था बनी। समझ में आ रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, किसी भी कार्य के पीछे की परिश्रम की जो भूमिका होती है वह कई बार असफल सी ही होती है, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं सफलता के लिए एक प्रयास होती है। और इसी प्रयास के फलश्रुति है कि आज प्राकृत के नाम पर कोई भी गोष्ठी कभी भी किसी भी समय पर करने के लिए मैं कह दूं तो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं। अब मुझे नहीं कहना पड़ता, अब लोगों में भूख इतनी आ गई है कि वो हमसे पूछते हैं, महाराज कौन सी डेट पर यह कार्य कर लिया जाए। तो खुशी होती है कि चलो बच्चों में भूख इतनी बढ़ गई है कि अब वो पूछने लगे कि मुझे रोटी चाहिए। आपका कब सानिध्य मिलेगा, किस डेट में यह कार्य कर लिया जाए, तो उनको डेट निकाल करके दे देते हैं। बाकी का काम वह बच्चे लोग खुद कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं अब करना पड़ता, क्योंकि हमें जो करना था वो हमने बहुत पहले कर लिया। इसी श्रृंखला में जब ये बच्चे बड़े हो गए, सब एमए करने लग गए, सब पीएचडी के लिए तत्पर होने लग गए। अब पीएचडी करने के लिए एक जो बड़ी चीज है वो यही है, अब पीएचडी करने में भी कई तरह की समस्याएं सामने हैं, उनका भी समाधान धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। पीएचडी करने वालों को भी शुरू शुरू में अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन वो ये समझें कि यही समस्याओं का समाधान करके जो आप सीढ़ियां बनाएंगे, आने वाले लोगों के लिए वही सीढ़ियां काम करेंगी जिस पर चल करके लोग अपने शिखर पर पहुंचेंगे। तो हमें हमेशा यही समझना चाहिए, जहां पर रास्ते नहीं होते हैं वहां रास्ते हमें बनाने पड़ते हैं, बनाने में मेहनत होती है। आज आप जिस ऊंचाइयों पर हैं वो रास्ते भी बनाए गए हैं, और पीएचडी करने के लिए भी जो आज दिक्कतें हैं अनेक स्थानों पर, यूनिवर्सिटियों को लेकर, उनके गाइडों को लेकर, वो सब भी धीरे धीरे सॉल्व होंगी। बस आप हिम्मत ना हारें, आप प्रयास करते रहें। और उन्हीं प्रयासों में दो तरह के प्रयास हैं, एक तो पीएचडी कहां से करना, किसकी गाइडेंस में करना, और तीसरा है कि वह किस विषय पर करना। इन विषय पर करने वाली जो बात है वो बात आपके लिए यहां पर कार्यशाला के रूप में उपस्थित है ना। इतनी चर्चा में ये मुख्य बात जो भूमिका बनाने के बाद है, इसी को कहते हैं निक्षेपों का ज्ञान, है ना, कि हम क्या चाह रहे हैं। तो पीएचडी हम किन विषयों पर करनी चाहिए, उन प्राचीनतम ज्ञान के भंडारों में जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों को देखना, पढ़ना, समझना, उन पर कार्य करना, ये आपके लिए एक सुचारू रूप से होने लगे, है ना। उनको पढ़ने लिखने में, उनका प्रयोग करने में आपको कठिनता ना आए, इसलिए ये वर्कशॉप यहां पर आयोजित की गई है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी पहल है। यहां पर आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं,
ये बहुत ही ज्ञान की समृद्धि का केंद्र है जिस स्थान पर आप यहां बैठे हैं। आपको शायद इस स्थान से परिचय नहीं होगा। इस स्थान के कोई कमेटी के लोग हैं यहाँ? ये श्रीपाल जी हैं, सर्वे सर्वा यहाँ पे। अच्छा, धनपाल जी, हाँ धनपाल जी नाम है इनका, हाँ अच्छा धर्मभूषण जी। मतलब ये आपको पता नहीं है कितना बड़ा समृद्धि का केंद्र है। आप लोगों ने इनको बताया? वैसी जगह दे दी आपने, बस आ जाओ। ये वीर सेवा मंदिर, ये जुगल किशोर मुख्तार की कार्यशाला है। ये उनका वो स्थान है जहां पर रह करके उन्होंने अनेक ऐसे ग्रंथों के संपादन किए, इतने अच्छे संपादन किए, इतना अच्छा उसका हिंदी अनुवाद किया जो बहुत दुरूह होते हैं, कठिन होते हैं पढ़ने समझने में। और उन विद्वानों ने भी अनेक ऐसे ग्रंथ जो पहले प्रकाशित नहीं थे, लोगों के लिए ज्ञान में भी उनका नाम तक ज्ञान में नहीं था, ऐसे अनेक अनेक नामों को, अनेक अनेक ग्रंथों को अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से बताया गया। और फिर लोगों ने उन पांडुलिपियों को प्राप्त करके उस कार्य को किया। अनेक तरह की ग्रंथों की समीक्षाएं लिखे जाने का कार्य ऐसे इस स्थान पर रह करके होता था। इसका नाम है वीर सेवा मंदिर। क्यों? सही कह रहा हूं ना? जब पहले मैं यहां आया था तब यहां पर कार्य चल रहा था इस बिल्डिंग को, इस हॉल को बनाने का। समझ आ रहा है ना? ये लाइब्रेरी इतनी समृद्ध है जुगल किशोर मुख्तार जी की। मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस लाइब्रेरी को देखूं, यहां पर रुकूं और यहां पर भी मुझे कुछ ऐसा, कुछ खजाने में से जब कुछ ना कुछ मिल जाता है तो बड़ा हर्ष होता है कि चलो कुछ नया मिल गया। ऐसी चीजें ढूंढूं। आप यहां बैठे हो, यहां पर भी आपको अनेक ऐसे ग्रंथ मिलेंगे। वो ग्रंथ आज प्रकाशित रूप में होंगे लेकिन अत्यंत प्राचीन भी होंगे। दूसरी तरफ आप जाएंगे धर्मपुरा में, वहां नया मंदिर है और भी मंदिर हैं, वहां पर अनेक पांडुलिपियों का भंडार वहां पर व्यवस्थित है। सुन रहे हो? मैं धर्मपुरा के उन लोगों को जो यहां बैठे हैं, जो मुनीश वगैरह, इनसे कहना चाहूंगा कि जो वहां के अधिकारी लोग हैं, अधिकारी का मतलब जो उन पांडुलिपियों को अपने अधिकार में रखते हैं, उन लोगों को यहां आमंत्रित करना चाहिए, उन लोगों को यहां बुलाना चाहिए। उनको समझ में आए कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है। यद्यपि वो लोग दे देते हैं, अच्छे हैं। अभी एक बच्चे को एक छंद विद्या पर काम करना था, उसे पांडुलिपि की आवश्यकता थी। वो यहीं पर है? अच्छा, यही है। तो वह कई वर्षों से परेशान था और इस मंदिर में आ भी चुका था, लेकिन इस बार आया तो उसे आसानी से वो चीजें उपलब्ध करा दी गई और उसे 2 घंटे के प्रयास से पांडुलिपि मिल गई। अब उसका रिसर्च वर्क आगे बढ़ जाएगा। तो उन लोगों को भी थोड़ा सा इस कार्यशाला में बुलाना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि ये खजाना केवल आपका नहीं है, ये जैन संस्कृति का ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का खजाना है और इस खजाने को कोई चुराएगा नहीं। इसको हम समृद्ध बनाएंगे, इसको हम विकसित करेंगे। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ये ज्ञान सबके पास तक पहुंचेगा। आपका खजाना आपके पास रहेगा, लेकिन ज्ञान जब सबके पास तक पहुंचेगा तो उसकी उपयोगिता और बढ़ेगी। इस तरह की एक मानसिकता बनाए रखने के लिए ऐसी कार्यशालाओं में उन लोगों को भी आमंत्रित करने का एक कार्य बनता है। और वो लोग यहां होंगे तो उन्हें गर्व होगा कि हमारे पास भी इतनी अच्छी चीजें हैं। तो इन्हीं लोगों को वह आमंत्रित करेंगे और वहां पर उन पांडुलिपियों को आप देखेंगे तो आपके लिए यहां पर जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसका प्रैक्टिकल करने के लिए बगल में ही धर्मपुरा के मंदिर आपके लिए प्रयोगशाला के रूप में है। तो इन खजानों की आप उपयोगिता समझेंगे तो उससे ही आपको समझ में आएगा कि इस कार्यशाला का क्या महत्व है। तो ऐसी यह कार्यशाला जो आप लोगों ने अच्छे ढंग से इसको आयोजित किया है और डॉक्टर सत्येंद्र जी के कहने से, अनेक और लोगों के आने से यह कार्यशाला का आयोजन, अनेक विद्यार्थी जो तैयार हो गए हैं और वो विद्यार्थी अभी तक तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए नहीं थे, जिन
की बात जैसे कही जा रही थी, लोग संस्कृत से पढ़ते हैं, प्राकृत से पढ़ते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, ये तो सब अपने अपने क्षेत्र में पढ़े हुए, कोई सीए किए हुए है, कोई है ना एमकॉम किए हुए है, कोई एमएससी किए हुए है, इन्हें तो इसके योग्य फिर से एमए करा करके बनाया गया है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी ज्यादा काम के हमें समझ में आते हैं, बजाय उसके जो थ्रू आउट संस्कृत और प्राकृत पढ़ रहे हो। क्योंकि इन्होंने अगर साइंस भी पढ़ी है तो वो साइंस भी कहीं ना कहीं इसमें काम में लेंगे, और वो ले रहे हैं। सुन रहे हो, आज उसी का एक प्रतिफल है कि एक इंटरनेशनल, सुन रहे हो, जनरल की तैयारी भी इन्हीं विद्यार्थियों ने कर ली है, जिसमें प्राकृत के और अन्य विषयों के शोध आलेखों को भी अब आपको छपवाने के लिए इधर उधर पत्रिकाओं में ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपके समाज की वो पत्रिका होगी, वह पत्रिका का भी कभी ना कभी विमोचन इसी चतुर्मास में संभव हो सकेगा। तो इस तरह के कार्य जब पढ़े लिखे लोग करते हैं तो वो अपनी दृष्टि से उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आगे यहां पर भी जो लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके जो बच्चे चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो बड़े बड़े एमटेक किए हुए हों, वो अगर बच्चों को इन चीजों से जोड़ेंगे तो वो बच्चे इन चीजों को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, जब वो अपने तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम देखेगा तो उसको सॉल्व करेगा, तो उसमें अपना दिमाग लगाएगा। तो इस तरह की चीजों की आज आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो प्राकृत हम केवल गांव गांव पढ़ाने से आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो उस तरह से नहीं बढ़ पाई जो इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से और आपके इन मोबाइलों के माध्यम से आगे बढ़ी, और उसी के माध्यम से ऑनलाइन अनेक अनेक लोग आज भी ग्रुपों में वह प्राकृत का अध्ययन आज भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये प्राकृत अध्ययन कराने की ऑनलाइन पाठशाला की जो सबसे पहली विधि शुरू हुई, वह सबसे पहले रेवाड़ी के माध्यम से, इसी पाठशाला के माध्यम से शुरू हुई। बाद में उन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, उन लोगों ने भी हृष्ट पुष्ट बालक को देख करके अपना दुबलापन दूर किया, लेकिन इसकी शुरुआत इन्हीं लोगों ने की। तो ये एक अच्छा कार्य है। इसी तरीके से एमए में इतने अधिक विद्यार्थियों को एमए कराने की शुरुआत सबसे पहले यहीं से हुई, और उसके बाद में दूसरे लोग भी देख करके कि हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ करेंगे, वो भी कर रहे हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिसे बोलते हैं सबसे पहले एक इनोवेटिव काम करने का जो आपको श्रेय है, वो इस प्राकृत विद्या पाठशाला को है। तो इस तरह की चीजें जो आप बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये सब आपके लिए अच्छी हैं। आप में भूख पैदा करनी थी, वो भूख पैदा हो चुकी है ना। मुझे भोजन परोसने में मजा नहीं है, मुझे मजा किस में आता है? भूख पैदा करने में। समझ आ रहा है ना। तो कोई भी जब पढ़ा लिखा बच्चा मेरे सामने आता है तो मैं उसे ये नहीं दिखाता कि ये ग्रंथ है, ये नया है, ये पुराना है, ये संपादन हुआ है, ये नहीं। उसमें एक भूख पैदा करना, वो खुद पूछे कि ऐसा क्या है जिसके कारण से हम इस कार्य को करें। तो इस तरह की भूख जब पढ़े लिखे लोगों में पैदा होगी तो ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं, तो ये भी एक आप लोगों के लिए एक अच्छा समय कहा जाएगा कि भारत की सरकार भी आप लोगों के साथ में है, और जो आपने पृष्ठभूमि अर्जित की है उसी पृष्ठभूमि को और आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी आपका सहयोग कर रही है, आपके साथ में आगे बढ़ रही है। ये सब अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे तरीके से, है ना, इसका उपयोग करने के लिए अपना मन बनाए, और ये जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है इसको विकसित करने के लिए और भी बहुत से कार्य आपको भविष्य में करने हैं। उसके लिए अपने को योग्य बना करके इस परंपरा को समृद्ध बनाने का एक प्रयास निरंतर किया जाते रहना चाहिए। यही आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए है कि आप इन पांडुलिपियों के महत्व को भी समझें, इनका संरक्षण और इनका उपयोग कैसे किया जाता है यह भी समझें। प्राकृत के विषय में बहुत सारी बातें तो आप पहले भी सुनते आए हैं, अभी यहां पर पांडुलिपियों की बात है तो उसी को ध्यान में रख करके इस कार्यशाला को आगे किया जाएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर हम भी थोड़ा सा बैठ पाएं। ठीक है, बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की।